नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विकास पर बात कर रहे हैं जो तकनीक और न्याय के मिलने का एक उदाहरण है। ये केरल उच्च न्यायालय का एक ताज़ा निर्देश है। नमस्कार। जी हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। हमारे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि केरल की जो निचली अदालतें हैं उनमें अब गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए एक एआई आधारित ट्रांसक्रिप्शन टूल का इस्तेमाल जरूरी होने जा रहा है। ये तो काफी बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये समझें कि ये नई तकनीक, इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, अदालत.ai, ये असल में न्यायिक प्रक्रिया को कैसे बदल सकती है, इसके पीछे सोच क्या है और इसके जो दूरगामी प्रभाव है वो क्या हो सकते हैं। खासकर जो लोग टेक्नोलॉजी को अपनाना पसंद करते हैं उनके लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये कदम सिर्फ केरल के लिए नहीं बल्कि मेरे ख्याल से पूरे भारतीय न्यायिक सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई जैसी एडवांस तकनीकें अब सिर्फ टेक कंपनियों या बड़े उद्योगों तक ही नहीं है। सही बात है। बल्कि शासन और न्याय जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी बदलाव ला रही हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है। अच्छा। हाँ, ये प्रक्रिया को मतलब जो काम करने का तरीका है उसे बुनियादी तौर पर बदलने की एक कोशिश है। जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो क्या है? सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे मुख्य बात है केरल उच्च न्यायालय का वो निर्देश। इसमें साफ कहा गया है कि राज्य की सभी निचली अदालतों को मतलब ट्रायल कोर्ट्स को 1 नवंबर 2025 से, ये तारीख अहम है। हाँ, 1 नवंबर 2025। हाँ, उस तारीख से गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए अनिवार्य रूप से मतलब कंपलसरी अदालत.ai नाम के स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन टूल का ही इस्तेमाल करना होगा। अदालत एआई नाम से ही लगता है कि खास अदालती काम के लिए ही बना है। मतलब अब जो टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर की पारंपरिक भूमिका की वो बदल जाएगी। हाँ, काफी हद तक। गवाह जो बोलेगा वो सीधे टेक्स्ट में बदल जाएगा। तकनीक के जो हिमायती हैं उनके लिए तो ये खबर वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कोर्टरूम में सीधा एआई इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आप पारंपरिक तरीका सोचिए, या तो जज साहब धीरे धीरे बयान लिखते हैं, है ना? हाँ, या फिर स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड में नोट्स लेते हैं जिसे बाद में टाइप किया जाता है। दोनों में ही वक्त लगता है, बहुत वक्त, थकाऊ भी होता है और मानवीय भूल की गुंजाइश भी रहती है। अदालत.ai जैसी तकनीक क्या करती है कि वो आवाज को लगभग रियल टाइम में टेक्स्ट में बदल देती है। अच्छा, जैसे हम फोन पर वॉइस टाइपिंग करते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। लेकिन ये खास तौर पर कानूनी शब्दावली, अलग-अलग तरह के लहजों और अदालती माहौल की जो बारीकियां होती हैं उन्हें समझने के लिए ट्रेन की गई होती हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एआई लागू करना, खासकर न्याय जैसे संवेदनशील प्रक्रिया में, थोड़ा जोखिम भरा भी तो हो सकता है। क्या ये फैसला अचानक ले लिया गया या इसे पहले कहीं आजमाया गया था, मतलब कोई पायलट प्रोजेक्ट वगैरह? और क्या उस पायलट चरण में कोई ऐसी चुनौतियां सामने आईं जिससे ये पता चला हो कि ये तकनीक असली अदालती माहौल के लिए तैयार है भी या नहीं? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और अच्छी बात यह है कि ये फैसला अचानक नहीं हुआ। अच्छा। इसके पीछे एक व्यवस्थित पायलट प्रोजेक्ट रहा है। ये अनिवार्यता लागू करने से पहले इसी साल 1 फरवरी 2025 को एर्नाकुलम जिले की कुछ चुनिंदा अदालतों में इसका ट्रायल शुरू किया गया था। ओके, एर्नाकुलम में। हाँ, और ये अदालतें भी अलग-अलग तरह की थी ताकि तकनीक को विभिन्न परिस्थितियों में परखा जा सके। जैसे फिर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले देखता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज 7, एडिशनल MACT कोर्ट, प्रिंसिपल मुंसिफ कोर्ट और जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 9। अच्छा, तो अलग-अलग लेवल की कोर्ट्स थी। हाँ, बिल्कुल। इन अलग-अलग अदालतों में पायलट चलाने का मकसद ही यही था कि तकनीक की प्रभावशीलता, उसकी सटीकता और वो कितनी प्रैक्टिकल है, इसे असली माहौल में जांचा जा सके। तो जाहिर है पायलट चरण के नतीजे काफी सकारात्मक रहे होंगे। हाँ, तभी इतना बड़ा फैसला लिया गया। बिल्कुल, तभी इसे पूरे राज्य में लागू करने का फैसला हुआ। पायलट प्रोजेक्ट से गुजरना तो यकीनन एक समझदारी भरा कदम है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि इस बदलाव के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है। जाहिर है कुछ ठोस फायदे सोचे गए होंगे। जी, जो ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी हुआ है रजिस्ट्रार कंप्यूटरीकरण सह निदेशक IT द्वारा, उसमें 2 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण,
गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में जो बहुत ज्यादा वक्त लगता है और उससे जो देरी होती है, हाँ, वो तो बहुत बड़ी समस्या है। उस देरी को कम करना। और दूसरा, पूरी न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना। मतलब संक्षेप में कहे तो लक्ष्य है जुडिशियल एफिशिएंसी, यानी न्यायिक दक्षता को बढ़ाना। और यहीं पर ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। भारतीय न्याय व्यवस्था में तारीख पे तारीख और देरी, ये तो एक बहुत बड़ी जानी मानी समस्या है। जी बिल्कुल। और गवाही दर्ज करना इस देरी का एक अहम हिस्सा है। अगर एआई इस काम को तेज कर सकता है, तो ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं हुई, ये तो न्याय तक पहुंच को भी प्रभावित कर सकता है। सही कहा। तकनीक के नजरिए से देखें तो ये एआई का एक बहुत ही ठोस और प्रभावशाली इस्तेमाल है, एक ऐसी समस्या को हल करना जो सालों से बनी हुई है। निश्चित रूप से। आप सोचिए, अदालतों पर मुकदमों का कितना बोझ है। गवाही दर्ज करने में लगने वाला समय अगर बचता है, तो न्यायाधीश और कोर्ट का स्टाफ वो उस समय का उपयोग केस को समझने में, हाँ, या फैसला लिखने में। या दूसरे महत्वपूर्ण न्यायिक कामों में कर सकते हैं। इससे न केवल एक केस जल्दी निपट सकता है, बल्कि पूरी व्यवस्था की रफ्तार सुधर सकती है। सही बात है। ये न्याय देने की गति बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। और ये दिखाता है कि तकनीक कैसे मौजूदा प्रक्रियाओं को सिर्फ बाधित नहीं करती, बल्कि उन्हें बेहतर भी बना सकती है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। 1 नवंबर से जब ये लागू होगा, तो ये काम कैसे करेगा, प्रक्रिया क्या होगी? और सबसे बड़ा सवाल, देखिए तकनीक है तो गड़बड़ी भी हो सकती है। संभव है। अगर अदालत.ai मान लीजिए काम करना बंद कर दें या ठीक से ट्रांसक्राइब ना करें, गलतियां करें, तो उस स्थिति के लिए क्या व्यवस्था है? क्या कोई बैकअप प्लान सोचा गया है? हाँ, प्रक्रिया तो ये है कि गवाह जब बयान देगा तो अदालत एआई उसे सुनेगा और टेक्स्ट में बदलेगा। और ज्ञापन में तकनीकी दिक्कतों से निपटने का भी जिक्र है। अच्छा। अगर अदालत एआई में कोई समस्या आती है, तो अदालत को ये छूट दी गई है कि वो हाईकोर्ट के आईटी डायरेक्टरेट से परमिशन लेकर किसी दूसरे अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म या टूल का उपयोग कर सकती है। ओके, कोई और टूल? हाँ, लेकिन यहाँ एक शर्त है, वो जो वैकल्पिक टूल होगा उसे भी डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा करना होगा। ये इसलिए ताकि तकनीकी खराबी के कारण काम ना रुके और जो संवेदनशील जानकारी है वो भी सुरक्षित रहे। बैकअप योजना का होना तो जरूरी है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये असल में कितना प्रैक्टिकल होगा।